हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। इस साल का ये पहला मंथली करंट अफेयर होने वाला है हमारा। इससे पहले के अगर आप मंथली करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं और आने वाले जो भी मंथली करंट अफेयर है या प्रीवियस मंथली करंट अफेयर हो चुके हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा ओएसएस करंट अफेयर का पैकेज एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है ये, जहां पर आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही पैकेज में सारा करंट अफेयर आपको मिल जाता है। चाहे वो आप मैराथन ले लो, चाहे मंथली करंट अफेयर ले लो, करंट अफेयर की मैगजीन ले लो, ई बुक ले लो या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स ले लो करंट अफेयर के, सारा करंट अफेयर का कंटेंट आपको इसी पैकेज में अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप इस पैकेज को ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसकी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आप इस पैकेज को ले सकते हैं। इस पैकेज को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स मुख्य अतिथि रहे, उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपीय यूनियन के 2 टॉप लीडर मुख्य अतिथि रहे। उर्सुला वान डेर की बात करें तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। ये जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो वर्तमान में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने पद्म पुरस्कार से रिलेटेड आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आप वो वीडियो देख के जरूर जाइएगा। आने वाले 6 महीने के अंदर जो भी एग्जाम लाइनअप है, सारी एग्जाम में पद्म पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पद्म पुरस्कार अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको मैं। पद्म भूषण की बात हो रही है तो 13 व्यक्तियों को इस साल पद्म भूषण दिया गया है और 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण एंड 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला आता है क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा को यह सम्मान मिला था। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के सदस्य रहे। जून 2025 में मिशन हुआ था। उस दौरान स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पायलट के रूप में इन्होंने काम किया। अशोक चक्र की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, तो ये भी क्लियर रखिएगा। यहाँ पर शुभांशु शुक्ला। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारतीय खेल प्रशासक रणधीर सिंह की जगह ली है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रणधीर सिंह ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। ओसीए की बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो यह संस्था एशिया में ओलंपिक खेलों को कंट्रोल करती है। इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही दुखद घटना हुई हाल ही में अभी। अजित पवार, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे में निधन हो गया। हादसा तब हुआ जब उनका विमान लियरजेट 45 लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। अजित पवार महाराष्ट्र के रिकॉर्ड 6 बार डिप्टी सीएम रहे और बारामती सीट से लगातार 7 बार विधायक चुने गए। उनके निधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी करी थी। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? एनसीपी। ये भी दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, ब्रेंड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश की वह ताकत जिससे वह बिना किसी दबाव या फिर युद्ध के दुनिया को प्रभावित करता है। ब्रेंड फाइनेंस द्वारा जारी इस इंडेक्स में 193 देशों को 55 इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक किया गया। इस साल भारत 32वें स्थान पर आए, पिछले साल से 2 रैंक नीचे। पहले पर यूनाइटेड स्टेट यूएसए रहा, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान रहा है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, भारत की रैंक रही है 32। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो है आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति को विशेष संशोधन स्पेशल एड्रेस का अधिकार देता है। राष्ट्रपति हर साल के
पहले सत्र मतलब बजट सत्र की शुरुआत में और हर आम चुनाव के बाद लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को संबोधित करते हैं। इस संबोधन में सरकार की भविष्य की योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 87। अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का फैसला किया। उन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उनके करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से हुई थी। उन्होंने अब तक 2 नेशनल अवार्ड्स और कुल 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत रखे हैं। 2025। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिट्स के रूप में घोषित किया है। चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका उद्देश्य है चारागाहों के संरक्षण और पशुपालकों की आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यूएन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर भी घोषित किया था। ये भी आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किन 2 आर्द्रभूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? कौन से 2 वेटलैंड्स हैं वो? पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा और छारी ढांड। भारत में अब रामसर साइट की कुल संख्या 96 से बढ़कर 98 हो गई है। 2 नए वेटलैंड शामिल किए गए। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के एटा में है और ये यूपी का 11वां रामसर स्थल बना है। छारी ढांड की बात करें वेटलैंड की तो ये गुजरात के कच्छ में बन्नी घास के मैदान के पास स्थित है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? तमिलनाडु में। और भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो एनसीपी लीडर और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई मुख्यमंत्री बनी है। वे महाराष्ट्र के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। सुनेत्रा पवार वर्ष 2024 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। यहां पर सुनेत्रा पवार। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। यह अल्कराज का 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही वे करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल की बात करें तो कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने फाइनल में आरेना सबलेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। एलेना रैबाकिना। यहाँ पर कार्लोस अल्कराज बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन बना है? बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। अब यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो होगी। यूरोजोन उन देशों का ग्रुप है जहां पर यूरो आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं, लेकिन यूरोजोन में अब 21 सदस्य हो गए हैं। यहाँ पर डी बुल्गारिया। किस देश ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो पेरू ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए जिन्हें इंसानों के समान कानूनी सुरक्षा मिली है। ये प्रजाति 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ सालों से अस्तित्व में है और अमेजन के 80% पेड़ों के पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में इनकी 500 प्रजातियां हैं, जिनमें से 170 अकेले पेरू में पाई जाती हैं। तो सी आंसर। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो नीदरलैंड के सजोड मारिजने को फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरिंद्र सिंह की जगह ली है। इन्हीं के कोच रहते टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार सेमीफाइनल खेला था और चौथे स्थान पर रही थी। करंटली भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? सलीमा टेटे हैं। झारखंड से आती है ये। एंड भारतीय महिला हॉकी टीम की करंट रैंकिंग क्या है? 5 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो जलीकट्टू उत्सव का आयोजन तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के थचनकुरुचि गांव में किया गया। यह खेल पोंगल त्योहार के दौरान मट्टू पोंगल के दिन आयोजित होता है। इसके इतिहास की बात करें तो ये 2000 साल पुरानी तमिल संस्कृति का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी, लेकिन 2023 में इसे वैलिड घोषित कर दिया। खेल का नाम जल्ली मतलब सिक्के और कट्टू मतलब बंधा हुआ, जिसका मतलब है बैलों के सींगों पर बंधे सिक्के। बहुत ही फेमस उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई? तो एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई 55, जिसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई 38। भारत में दुनिया की लगभग 75% बाघों की आबादी रहती है। एनटीसीए की बात करी हमने यहाँ पर, तो यह संस्था 2005 में बनी थी। इसका काम भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट देखना है।
मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। पुस्तक अग्नि सरस्सुलो विकाससिंचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर। यह तेलुगु पुस्तक भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। पुस्तक का अर्थ है आंख के तालाब में गिरा हुआ कमल। इसके लेखक यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं, जो पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। ये किताब राष्ट्रपति मुर्मू के ओडिशा के एक आदिवासी परिवार से राष्ट्रपति भवन तक के सफर को दर्शाती हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर आए? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन दीव के गोगला बीच पर आयोजित किया गया। कर्नाटक कुल 11 पदक, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में टॉप पर आए। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे पर आए मणिपुर। यहाँ पर कर्नाटक करेक्ट होगा। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया में हुआ। यूके के ओवेन कूपर 16 साल की उम्र है। यह अवार्ड जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा विजेता बने। उन्हें टीवी सीरीज एडोलेसेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। इस बार पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट की कैटेगरी भी जोड़ी गई, जिसमें गुड हैंग विद एमी पोहलर को विजेता घोषित किया गया। बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करें तो यह खिताब हेमनेट ने जीता है। यहाँ पर पूछा गया 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओवेन कूपर ने। अगला है सक्सगाम घाटी भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सक्सगाम घाटी लद्दाख क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार की घोषणा करी है। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है क्योंकि यह पीओके और सक्सगाम जैसे भारतीय क्षेत्रों से गुजरता है। पाकिस्तान ने 1963 में एक अवैध समझौते के तहत इस घाटी का 5180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन को सौंप दिया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। जनवरी 2026 में यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? किसे मिला है? भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है। वे वर्तमान में साउथ सूडान में यूएन शांति मिशन के तहत तैनात हैं। यह अवार्ड यूएन पीस कीपिंग मिशन में जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मेजर स्वाति शांता कुमार। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत वर्तमान में मछली उत्पादन की बात करें, फिश प्रोडक्शन की, तो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में चाइना पहले स्थान पर है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 30% हिस्सा पैदा करता है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 195 मिलियन टन मछली का उत्पादन किया। यह सेक्टर भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी देता है। यहाँ पर बी आंसर दूसरा स्थान है भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक रही है 80। भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब 55 देशों में बिना वीजा की यात्रा की जा सकती है। साल 2025 में भारत 85वें स्थान पर था, यानी इस साल भारत की रैंक में सुधार हुआ है। लगातार दूसरे साल सिंगापुर पहले स्थान पर बना हुआ है, दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया है। पड़ोसियों की बात करें तो चीन 59 नंबर पर है एंड पाकिस्तान 98 नंबर पर है। अगला आता है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला। इसकी थीम थी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरा स्थान जम्मू और कश्मीर को और तीसरा स्थान केरल की झांकी को मिला है। मंत्रालयों में सांस्कृतिक मंत्रालय वंदे भारत थीम को और सेनाओं में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला है। यहाँ पर बी आंसर महाराष्ट्र। भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने हेतु नामांकन जमा किया है? तो भारत ने मेघालय के मशहूर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकित किया है। ये पुल खासी और जयंती जनजाति द्वारा पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं, जो कि इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास की निगरानी के लिए बनी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। यह कमेटी 7 अगस्त 2023 को बनी थी, जिसके अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल हैं। यह समिति अब तक राहत और पुनर्वास पर कोर्ट को 42 रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। गीता मित्तल समिति।
2026 से 29 के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यह कमीशन दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के विचारों को संस्था के सामने रखने का काम करता है। PV सिंधु भारत की पहली वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उन्हें पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे सम्मान मिल चुके हैं। PV सिंधु बी आंसर। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया? तो NTCA ने 33 साल बाद गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है। यह फैसला गुजरात की रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बाघ की पुष्टि होने के बाद दिया गया। गुजरात से दर्जा 1992 में छीन लिया गया था क्योंकि वहां लंबे समय से कोई भी बाघ नहीं देखा गया था। तो हाल ही में 33 साल बाद गुजरात को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। ए आंसर। जनवरी 2026 में बिस्वा सेन का निधन हो गया। वे किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? त्रिपुरा। त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर बिस्वा सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक त्रिपुरा विधानसभा के 11वें स्पीकर के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले वे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर थे? त्रिपुरा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को दिए गए? तो वर्ष 2025 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 20 बच्चों को दिया गया। ये पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 6 कैटेगरीज बहादुरी, समाज सेवा, खेल, कला और संस्कृति में दिया जाता है। इस बार 2 बच्चों को यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया गया। ये जो अवार्ड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हर साल सम्मानित किया जाता है। 20 बच्चों को दिया गया। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश की मान्यता दी है। सोमालीलैंड असल में सोमालिया देश के अंदर एक क्षेत्र है जिसके पास अपनी सरकार, पुलिस और करेंसी है, लेकिन सोमालिया इसे मान्यता नहीं देता है। 1991 में सोमालिया से अलग होने के बाद यह क्षेत्र शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहा है, जबकि सोमालिया लंबे समय से गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर झेल रहा है। तो हाल ही में इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कतर में आयोजित FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। यह कार्लसन का 6ठा वर्ल्ड रैपिड खिताब है और उनके करियर का कुल 19वां वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। अर्जुन एरेगेसी ने पुरुष वर्ग में और कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FIDE, जिसका हेडक्वार्टर लॉस्ने स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन डी आंसर। जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के चेयरपर्सन थी। अपने राजनीतिक करियर में कुल 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह बर्ड सेंचुरी किस राज्य से संबंधित है? तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इसका उद्देश्य वहां की बायोडाइवर्सिटी को बचाना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यह बर्ड सेंचुरी 2019 से एक रामसर साइट भी है। यहाँ मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षी अपना घर बनाते हैं। किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS वाक्षिर में यात्रा की। INS वाक्षिर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू INS वाक्षिर में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। पहले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह यात्रा कर्नाटक के कारवार नेवल बेस से की गई थी। INS वाक्षिर की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 6ठी और आखिरी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। वाक्षिर का नाम हिंद महासागर की एक शिकारी मछली सेंट फिश के नाम पर रखा गया है। किस श्रेणी की पनडुब्बी है? कलवरी श्रेणी की। ए आंसर। रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स के मामले में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर? 3rd नंबर पर। भारत के पास 6.9 मिलियन टन का भंडार है, जो पूरी दुनिया का लगभग 6 से 7% है। टॉप 3 देश की बात करें तो पहले पर चीन है, जिसके पास 44 मिलियन टन का भंडारण है। दूसरे पर ब्राजील और तीसरे पर आता है भारत। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? यमन में। मुकल्ला पोर्ट यमन के हरामौत प्रांत में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि सऊदी अरब ने यहां हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक की है। सऊदी अरब का दावा है कि यहां UAE के जरिए हथियार पहुंचे जा रहे थे, जिसे निशाना बनाया गया। किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा था मुकल्ला पोर्ट।
किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य है इंडस्ट्रियल हेम्प यानी औद्योगिक भांग की खेती को कानूनी मान्यता देकर किसानों की आय बढ़ाना। भांग का उपयोग दवाइयों, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल बनाने में किया जाता है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक हिमाचल को खेती में आत्मनिर्भर बनाना। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्टार बेटर स्मृति मंदाना महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी खिलाड़ी बन गई है। भारत के लिए उनसे पहले सिर्फ मिताली राज ने मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही स्मृति मंदाना अब ऑस्ट्रेलिया की मैक लेनिंग के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में बराबरी पर आ चुकी है, 17 सेंचुरी। स्मृति मंदाना को 2024 के लिए आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो स्मृति मंदाना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मामडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो मामडी डोम्बोया गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने हालिया चुनाव में 86.72% वोट हासिल किए। उनकी इस जीत से गिनी में फिर से सिविलियन रूल, नागरिक शासन की वापसी हुई है। गिनी की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी कोनाक्री है। इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व भी है। डी आंसर। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया? तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। यह संस्था भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सेनाओं के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। 68वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से। बिहार में स्थित है। बिहार सरकार ने इसे राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वर्तमान में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अब इस प्रस्ताव को फाइनल मंजूरी के लिए एनटीसीए के पास भेजा जाएगा। किस राज्य से संबंधित है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य? बिहार से संबंधित है। भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के स्पोर्ट्स गवर्नेंस खेल प्रशासन में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा ने की है। इस टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य है खेल संघों में पारदर्शिता लाना और खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करना। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा। वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पदभार संभाला है डेल्सी रॉड्रिग्स ने। वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में यह पदभार संभाल चुकी है। यह बदलाव राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार के बाद हुआ। और राष्ट्रपति निकोलस को गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया? यूएसए द्वारा गिरफ्तार किया गया। डेल्सी 2018 से वहां की उपराष्ट्रपति थी और वे पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार ऑयल रिजर्व वाले देशों में से एक है। अगला आता है क्वेश्चन, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी नियुक्त किया गया। वे 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इससे पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने रश्मि शुक्ला की जगह ली है, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी थी। 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुई थी। तो सदानंद वसंत दाते। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कब्जे को लेकर बयान दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। यहाँ पर लिथियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट जैसे खनिज जो मिनरल्स है भारी मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से यहाँ नए ट्रेड रूट्स भी खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है। तो चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का। चर्चा में रही कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इस 1200 मेगावाट की परियोजना को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने की सिफारिश की है। पर्यावरण एक्टिविस्ट का इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी विरोध था क्योंकि यह क्षेत्र दुर्लभ सफ़ेद पेट वाले बगुले का निवास स्थान है। इसे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC द्वारा विकसित किया जा रहा है। किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा EB4 वीज़ा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? तो भारत से चीनी नागरिकों के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा EB4 ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है। मकसद क्या है? भारतीय फैक्ट्रियों में लगी चीनी मशीनों के रखरखाव, ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन के लिए चीनी एक्सपर्ट को आसानी से भारत बुलाना। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें दूतावास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आवेदन के बाद
45 से 50 दिनों में ये वीज़ा जारी हो जाता है। इस पर अधिकतम 6 महीने तक भारत में रुका जा सकता है। तो EB4 वीज़ा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? चीन के। हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। यह दिन महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। उंगल कन्वाई सोलुनगल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उंगल कन्वाई सोलुनगल कार्यक्रम शुरू किया, जिसका अर्थ है हमें अपने सपने बताओ। ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पहल है जिसमें नागरिकों को सीधे पॉलिसी बनाने में शामिल किया जाता है। इसके तहत लगभग 50,000 वॉलंटियर राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों के घर घर जाकर उनकी इच्छाएं और जरूरतें जानेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स बनाई है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सेंट्रिक कॉम्बैट यूनिट में से एक होगी जो कि रियल टाइम निगरानी और सटीक हमले करने में सक्षम है। फिलहाल इसकी 15 बटालियन LAC और LOC पर तैनात की गई हैं, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 25 किया जाएगा। तो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली इकाई, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। बी आंसर। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का हाल ही में निधन हुआ। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें प्यार से धरती पुत्र भी कहा जाता था। वे गॉडगिल कमीशन 2010-2011 के अध्यक्ष थे, जिसने पूरे पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश की थी। उन्हें 1981 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया जा चुका है। तो वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का हाल ही में निधन हुआ। उन्हें सन 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला आता है नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। ये सोजत मेहंदी के बाद राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित GI टैग वाला उत्पाद है। GI टैग की बात करें तो भारत में यह चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया, राजस्थान राज्य से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो AK बालासुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने DDK शुक्ला की जगह ली है। इससे पहले NPCIL में टेक्निकल डायरेक्टर रह चुके हैं। AERB की बात करें, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, तो ये संस्था भारत में न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी को कंट्रोल करती हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए? AK बालासुब्रमण्यन। भारत की पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने केरल के वायनाड कलपेट्टा में भारत की पहली फुल्ली डिजिटल और पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया। अब इस कोर्ट में केस फाइल करने से लेकर फैसला सुनाने तक जो भी सारा काम होगा वो कंप्यूटर और टैबलेट पर होगा। यह भारत की पहली जिला अदालत है जहां पर जजों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कलपेट्टा, केरल। ए आंसर। UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया? तो UIDAI के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने आधार का ऑफिशियल मैस्कॉट उदय लॉन्च किया है। ये एक तरीके का चैटबॉट है जो आधार से जुड़ी मुश्किल सेवाओं को आसान भाषा में समझाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच आधार के प्रति भरोसा बढ़ाना और उन्हें इसके सेफ यूज के बारे में जागरूक करना। यहाँ पर उदय। ए आंसर। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? तो अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर जिला जो है भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनेगा। बायो हैप्पीनेस का मतलब है कि प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी को बचाते हुए लोगों की सेहत और कमाई को बेहतर बनाना। यह शब्द मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने दिया था। इस प्रोजेक्ट को स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा लागू किया जा रहा है। तो भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश। वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? किन 3 देशों का? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। भारत ने पहली बार वाइमर ट्रायंगल यानी फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ ऑफिशियल लेवल पर बातचीत की है। पेरिस में हुई इस बातचीत में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए थे। वाइमर ट्रायंगल की बात करें, ये एक राजनीतिक समूह है जिसकी स्थापना 1991 में जर्मनी के वाइमर शहर में हुई थी। इसका उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यहाँ पर बात हो रही है
किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। डी आंसर। आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, कहां पर स्थित है? तो केरल की आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में जानी जाएगी। केरल में पाए जाने वाली तितलियों की कुल 327 प्रजातियों में से 266 प्रजाति लगभग 81% अकेले इसी सेंचुरी में पाई जाती हैं। ये सेंचुरी केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है और यहाँ से चिनकन्नी नदी बहती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हिली ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे मार्च 2026 में भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने के बाद में क्रिकेट को अलविदा कहेगी। एलिसा की बात करें तो इनके नाम 8 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का शानदार रिकॉर्ड है। उन्हें 2018 और 2019 में आईसीसी विमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है? ऑस्ट्रेलिया की। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनयिक को नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? DB वेंकटेश वर्मा को। इस प्रतिष्ठित बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय बन गए। उनका कार्यकाल 2026-2027 के लिए होगा। 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं और रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। यहाँ पर हमने UN एडवाइजरी बोर्ड की बात करी तो ये संस्था न्यूक्लियर हथियारों के नियंत्रण और रणनीतिक स्थिरता पर UN सेक्रेटरी जनरल को सलाह देती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर DB वेंकटेश वर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो 1990 बैच के IPS अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रवीण कुमार की जगह ली है, जिन्हें अब BSF का नया प्रमुख बनाया गया। शत्रुजीत सिंह कपूर इससे पहले हरियाणा के DGP के रूप में काम कर चुके हैं। ITBP की बात करी, यह बल भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। शत्रुजीत सिंह कपूर यहाँ पर करेक्ट होगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। तो 9वां इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस फरवरी 2026 में कोच्चि केरल में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक है और केरल को दुनिया की मसाला राजधानी भी कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के एक्सपर्ट मसालों के व्यापार और नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे। कहां पर आयोजित किया जाएगा सम्मेलन? कोच्चि केरल में। सी आंसर। इसी नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग ECI ने चुनाव प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए इसी नेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल डिजिटल प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जो चुनाव से जुड़ी 40 ऐप और वेब सर्विसेज को एक ही जगह पर जोड़ता है। यह प्लेटफॉर्म अंग्रेजी के साथ साथ सभी 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और कुशलता बढ़ेगी। किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सर मार्क टली BBC के पूर्व पत्रकार थे। उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उन्होंने भारत के कई ऐतिहासिक पलों को कवर किया है, जैसे 1975 की इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की खबरें। उनका जन्म 1935 में कोलकाता में हुआ था और वे ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन उनका भारत से गहरा लगाव था। पत्रकारिता से संबंधित हैं। अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो दिग्गज अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डैनियल अवार्ड के लिए चुना गया। ये केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शारदा 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जेसी डैनियल को मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। उन्हीं की याद में यह अवार्ड 1992 से शुरू हुआ था। केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में तमसा नदी के रिनोवेशन का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों ने मिलकर इस नदी को फिर से जीवित किया है। तमसा टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी लगभग 264 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला बिल पास किया।
इसका उद्देश्य है बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के संकट को कम करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब एज वेरिफिकेशन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा ही बैन लगाया है। हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है फ्रांस ने। बी आंसर। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब फाइनल में कलिंगा लांसर्स ने किस टीम को हराकर जीता है? तो कलिंगा लांसर्स ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर खिताब जीता है। रांची रॉयल्स को ये कलिंगा लांसर्स का दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में जीत हासिल करी थी। हॉकी इंडिया लीग भारत की टॉप प्रोफेशनल हॉकी लीग है जिसका पहला सीजन 2013 में खेला गया था। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है। इसकी शुरुआती लिमिट 10,000 रुपये से है जो अच्छे उपयोग पर 30,000 तक बढ़ सकती हैं। यह कार्ड उन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने पुराने लोन चुका दिए हैं। सरकार ने इस योजना को अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। केरल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, केरल से लॉन्च किया। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुफ्त व्यापार समझौता साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मैस्ट्रिच संधि के तहत हुई थी। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल हैं। इस समझौते से भारत और यूरोप के बीच व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा। 1993 में स्थापना हुई थी। ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड के सारंडा वन में चलाए गए ऑपरेशन मेगाबुरु के दौरान सुरक्षा बलों ने 17 माओवादियों को मार गिराया है। ये एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था जिसे सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने मिलकर चलाया। सारंडा वन अपनी घनी हरियाली और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो वो है यूएसए। अमेरिका आधिकारिक तौर पर दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया। अमेरिका अब ईरान और यमन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जो इस समझौते का हिस्सा नहीं है। पेरिस समझौते की बात करें तो इसे 2015 में COP21 के दौरान अपनाया गया था। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश भी है। बी अमेरिका करेक्ट होगा। केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है? तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपना राज्य सूक्ष्म जीव स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। केरल ने बेसिलस सबटिलिस को यह दर्जा दिया है। ये एक फायदेमंद बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और इंसानों की इम्यूनिटी सुधारने में मदद करता है। यहाँ पर डी आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF और क्विज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मैंने OSS करंट अफेयर पैकेज में दे रखा है। OSS करंट अफेयर पैकेज को आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।